हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज साहिल जैन और आज हम दोबारा जुड़े हैं एडोटिक्स चैनल के ऊपर एनटीए नोटिफिकेशन जो अभी रिलीज हुआ है नीट के रिगार्डिंग उसको डिस्कस करने के लिए। अगर हम बात करें तो एनटीए की नोटिफिकेशन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनटीए की नोटिफिकेशन के अंदर की डेट्स ध्यान से देखो। अगर हम बच्चे बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो 8 फरवरी को ओपन हो चुकी हैं और ये 8 मार्च रात 9 बजे तक जो है ओपन रहेंगी। तो एक बहुत बड़ी विंडो मिली है जिसके अंदर आप एनटीए की साइट के ऊपर जाकर नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। किसी ने भी जल्दी नहीं करनी कि आज के आज ही भर दें, तो आपके पास पूरा एक महीने का टाइम है। ज़्यादा लेट और ज़्यादा जल्दी ना करते हुए मिडल में आकर इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें। फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान देंगे। अच्छा, लेट फी जो है हमारी लास्ट फीस की जो डेट है वो भी क्या हमारी 8 मार्च है उससे बाद की है, तो वो 8 मार्च की है, पर वो रात 11:45 बजे तक है, लगभग 11:50 तक। तो अगर फॉर्म आपने 9 बजे तक फिल भी कर दिया तो भी आपके पास 2 घंटे का गैप है, पर इतना लेट ना करें, उससे पहले ही फॉर्म को फिल करने की ट्राई करें। करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक, राइट। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 3 मई 2026 संडे, जिस दिन की आप बहुत देर से वेट कर रहे थे वो दिन आ ही चुका है। एग्जाम की ड्यूरेशन जो है वो हम सभी को पता है 180 मिनट्स की है, 720 नंबर का पेपर होगा, राइट। और एग्जाम टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक की, राइट। इसके बाद अगर हम बच्चे बात करें फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, इंडिया के रेजिडेंट्स जब फीस स्ट्रक्चर भरेंगे तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है 1700, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीएस के लिए है 1600, राइट। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी एंड थर्ड जेंडर्स के लिए है 1000 रुपीज। अगर आउटसाइड इंडिया है तो 9500, 9500 एंड 5000 वहां पर भी कैटेगरी दी गई है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से रहेगा। यहां पर याद रखना कि जो ओबीसी है वो नॉन क्रीमी लेयर की गाइडलाइन है एज पर सेंट्रल लिस्ट। ये याद रखना कि ओबीसी जो सर्टिफिकेट है या नॉन क्रीमी लेयर है वो किसके थ्रू डिसाइड हो रहा है, एज पर दी सेंट्रल लिस्ट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि स्टेट लिस्ट फॉलो होगी या सेंटर, तो यहां पर कौन सी है, सेंट्रल लिस्ट, साफ साफ लिखा हुआ है। आगे बच्चे बात करें एलिजिबिलिटी क्या है नेशनैलिटी बेसिस पे, तो इंडियन नेशनल्स जो है वो जरूर नीट के लिए भरेंगे पेपर, ऑब्वियस ही बात है। एनआरआईज भी पेपर भर सकते हैं। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं बट ओवरसीज रह रहे हैं वो भी भर सकते हैं। और जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो भी इस पेपर के लिए अपीयर कर सकते हैं। जो कैटेगरीज मिलेंगी वो जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर है, शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है। अगर हम बच्चे बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो वो आप सभी जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो दोबारा एक बार देख लीजिए। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी जिसके अंदर बॉटनी और जोलॉजी, जो सेक्शन पहले अलग अलग थे कुछ साल, वो अब दोबारा मर्ज होकर बायोलॉजी के सेक्शन में 90 क्वेश्चन आते हैं। टोटल वेटेज जो है एग्जाम की 720 है, 50% वेटेज बायोलॉजी की, 25% जो है केमिस्ट्री और 25% फिजिक्स। ये है हमारा एग्जाम पैटर्न। अगर हम मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जो मीडियम है क्वेश्चन पेपर का वो इंग्लिश में आता है, इंग्लिश के अलावा हिंदी में आता है, हिंदी के अलावा और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं तो लगभग 13 ऐसी भाषाओं में ये पेपर हमें देखने को मिलता है। आपको याद रखना कि जो इंग्लिश मीडियम की बुकलेट चूज करेंगे उनके बुकलेट के अंदर ऑफलाइन मोड में पेपर हो रहा है, तो इंग्लिश के ही अंदर सिर्फ जो है क्वेश्चंस दिए होंगे, आंसर्स दिए होंगे, वहां कुछ और पैटर्न या कुछ नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर आप हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज चूज कर रहे हो ना, तो वहां पर बच्चे आपको एक जो चीज है वो बुकलेट जो है वो सिर्फ हिंदी में या सिर्फ अगर आप बात करें रीजनल लैंग्वेज में नहीं मिलेगी, वो बाइलिंगुअल बुकलेट मिलती है। अब बच्चे जो जनरली इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं वो इंग्लिश मीडियम का चूज कर लेते हैं और जो हिंदी मीडियम या किसी और मीडियम में पढ़ रहे हैं उसके ऊपर बेसिस पे चूज करते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे ट्राई करें हिंदी मीडियम वाला पेपर चूज कर ले। क्यों? क्योंकि बाइलिंगुअल बुकलेट मिल रही है। बाइलिंगुअल बुकलेट के अंदर एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहता है वही सवाल, एक तरफ रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में लिखा रहता है। मान लो आपने हिंदी चूज किया तो उसका फायदा क्या होगा, आपको बच्चे स्पेस जो एग्जाम के अंदर ज्यादा मिल जाती है जिसके ऊपर आप पेपर को सॉल्व कर सकें। पेपर जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपका जो टाइम है वो कम वेस्ट होता है। जबकि जब आप इंग्लिश की बुकलेट चूज करते हो तो एक ही पेज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप कई बार उसमें मिक्स हो जाते हो। तो एक जनरल सजेशन है कि आप अगर हिंदी या रीजनल मीडियम चूज कर रहे हैं तो उसका एक फायदा मिलेगा, क्योंकि देयर विल बी प्रोवाइडेड बाइलिंगुअल बुकलेट। ये बात क्लियर है? अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अगर आपने एक बार ही अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर लिया आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी बच्चे रीजनल लैंग्वेज या किसी हिंदी ऐसी भाषा से एग्जाम देना चाहते हैं वो यहां पर याद रखें कि वो अपना एग्जाम मोड बाद में जाकर चेंज ना करें। ये बात क्लियर है? आगे बच्चे अगर हम बात करें क्या स्टेप्स हैं नीट यूजी 2026 को भरने के, तो 3 स्टेप्स हैं मोटे मोटे, 3 स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन।
तो रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन के अंदर बच्चे आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, जिसके थ्रू ओटीपी के थ्रू आपको ये वेरीफाई करना है, राइट। ये मोबाइल नंबर ऐसा नहीं है कि खुद का ही हो, पेरेंट्स का यूज करो, अगर पेरेंट्स का है, अगर खुद का है तो खुद का यूज करो, पर ऐसा मोबाइल नंबर जो आप अगले 6 महीने साल कंटिन्यू करेंगे, ऐसा ना हो कि आप आगे चलकर सिम ही बंद करवा दो तो आपका नुकसान हो सकता है। तो ऐसा मोबाइल नंबर यूज करना जो आप जो है कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं और आगे भी भविष्य में यूज करते रहेंगे। प्लस यहां एप्लीकेशन नंबर क्रिएट होगा, सिक्योर पासवर्ड क्रिएट करना है। क्या पासवर्ड की कंडीशंस होनी चाहिए वो हम आगे चल के देखेंगे, एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि इस टाइप का पासवर्ड आप क्रिएट करें। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, आ जाते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन। तो कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल, राइट, देन आपकी एकेडमिक डिटेल, क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 10th में कितने मार्क्स आए, किस बोर्ड से किया था, उसका सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए होगा। क्लास 12th अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो अपीयरिंग किस बोर्ड से अपीयर कर रहे हैं, ये सब डाटा आपका चाहिए होगा। अगर आप पास आउट हैं यानी कि आप ड्रॉपर हैं तो उस केस के अंदर बच्चे आपको क्लास 12th का भी जो सारा डाटा है, कितने मार्क्स आए, ये किस सब्जेक्ट से आपने किया, वो सारी चीजें चाहिए होंगी। इसके साथ साथ एग्जाम सिटीज क्या क्या प्रेफर करोगे, एग्जाम सिटीज का भी जो नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अंदर कंप्लीट डिटेल दी गई है, आप उसको जाकर ओपन कर सकते हैं एनटीए की साइट से। इसके अलावा अगर हम बच्चे बात करें, एग्जाम सिटीज को आपको सिलेक्ट करना है, वहां पर मीडियम को सिलेक्ट करना है, जो हमने अभी बात की इंग्लिश, हिंदी, ये सब मीडियम, और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें आपका जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ के अलावा जो आपके सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर के अलावा अगर हम बच्चे बात करें जो लेफ्ट एंड राइट थंब प्रिंट्स हैं, इसके अलावा अगर हम बच्चे बात करें कैटेगरी अगर आपकी एप्लीकेबल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का सर्टिफिकेट, और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दोनों चीजें आपको चाहिए होंगी, दोनों एक ही होती हैं बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के केस में। ये सारी डिटेल आपको भरने के बाद आपने स्टेप 2 कंप्लीट एप्लीकेशन कर ली। फिर तीसरा स्टेप आता है फी पेमेंट का। फी पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इन सभी से कर सकते हैं। इंश्योर करना कि ये जो है कंप्लीट हो जाए, कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाए, और सबमिशन के बाद वो फी जो है वो आपकी जो है वहां पर भी एप्लीकेशन वाले जो पोर्टल था उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाए। अगर नहीं हो रही तो कुछ देर में हो जाती है, उसका आपको ध्यान रखना है। इसीलिए बोला जा रहा है कि 8 मार्च तक की वेट मत करना, 8 मार्च से पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना। अगर हम बच्चे बात करें तो यहां पर याद रखना है कि जो फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, तो आपको ऑब्वियसली बात है भरेंगे तो रिफंड के का मांगेंगे, राइट। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहला स्टेप बच्चे, पासवर्ड के अंदर आपको याद रखना कि जो लेंथ होती है वो 8 से 13 कैरेक्टर की होनी चाहिए। अपर केस का एक लेटर कम से कम, लोअर केस का एक लेटर कम से कम, नंबर एक होना चाहिए, और एक आधा स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो बच्चे यहां पर याद रखना, मान लो आपका नाम है सुकीर्ति, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर। तो आप इसका डेट अच्छे से एक पासवर्ड बना सकते हो। कैसे, आप अपने फर्स्ट लेटर को कैपिटल रख लो, कैपिटल एस, बाकी 2 लेटर्स को स्मॉल रख लो। इसके साथ साथ कोई भी आप करेक्टर यूज कर सकते हो जैसे हैशटैग, और इसके साथ साथ आप यूज कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ 1309, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी पासवर्ड एक क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर सारी कंडीशंस फुल हो रही हैं। पहला लेटर कैपिटल, 2 लेटर आपके लोअर केस के भी आगे, एक ही चाहिए था पर नंबर भी तो इंक्रीज करना है ना, 8 to 13 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया और नंबर्स भी आ गए। तो इस टाइप का आप पासवर्ड जो है यहां पर यूज कर सकते हो, जो आपके आगे चलकर काम आएगा। अगर हम बच्चे बात करें तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपका स्कूल का नाम, आपका पेट का नाम, इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं, वो आपको रखने हैं। यहां पर आपको वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख के रखना है। तो एक काम करना सभी बच्चे, एक पेपर लेना, पेपर के अंदर सारी डिटेल लिख लेना कि आपने क्या क्या भरी, कौन सा मोबाइल नंबर भरा, कौन सा ईमेल आईडी भरा, कौन सा पासवर्ड रखा, एप्लीकेशन नंबर क्या दिया था जब आपने फॉर्म जनरेट किया था। एप्लीकेशन नंबर के अलावा अगर हम बच्चे बात करें कि सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या पूछा गया था और आपने कैसे उसको भरा था, क्या कैपिटल में भरा था सभी को, क्या लोअर केस में भरा था सभी को, तो ये सारी चीजें उस पेज के ऊपर लिखते चले जाए और उस पेज को संभाल कर अपनी जो डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल होती है उसमें लगा ले। ये बात क्लियर है। आगे अगर हम बच्चे बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी 2026, उसके अंदर क्या क्या चाहिए देखो। फोटोग्राफ के अंदर 80% जो आपका फेस है वो विजिबल चाहिए। बैकग्राउंड याद रखना हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर रखें जिसके कारण आपके कान भी दिख रहे हो। इवन आप अगर स्पेक्टिकल्स को यूज करते हो रेगुलर लाइफ में तो आप लगा सकते हो, पर उसके अंदर कोई ग्लेयर या कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे आपकी फोटो जो है वो ना दिखे, या आपकी फेस या आपकी आईज ये सब ना दिखे। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है।
फोटो जो है वो 1 जनवरी 2026 के बाद खींची हुई होनी चाहिए। तो उसका एक हल होता है कि आप नीचे ना उसके डेट लिखवा लो कि ये 1 जनवरी के बाद किस डेट को आपने खिंचवाई है, राइट। 1 जनवरी 2026 के बाद की वहां पर डेट लिखवा लो, तो उससे आपका वो वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें तो आगे आपको देखना है जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में ये फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ 10 KB टू 200 KB की चाहिए होती है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बच्चे बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर भी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में 10 KB टू 200 KB। ये दोनों चीजों की क्लियर पिक्चर होनी चाहिए इस स्पेसिफिकेशन में, ये आप इंश्योर करिए, चाहे आप फोटोग्राफ जो है खिंचवा कर आए या उसको खुद खींचे फोन से या कैसे भी, पर क्लैरिटी उनकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो एग्जाम फॉर्म फिल करते हुए एनटीए की वेबसाइट है वो उनको एक्सेप्ट करे। अगर वो फोटो की क्लैरिटी अच्छी नहीं होती तो उसको रिजेक्ट कर देती है, तो आपको यहां पर इस चीज का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। फिंगर एंड थंब इंप्रेशन चाहिए लेफ्ट एंड राइट थंब के, तो आपको करना क्या है, एक ब्लैंक पेज लेना है, ब्लैंक पेज के ऊपर अपनी इंक से फिंगर्स को मार्क करना है, फिंगर्स को मार्क करके इसी तरह से आपको ब्लैंक पेज के ऊपर पेस्ट कर देनी है। ब्लैंक पेज के ऊपर जब पेस्ट करोगे तो आपके सारे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, लेफ्ट से लेकर जो लास्ट फिंगर है वहां से लेकर हमारी जो थंब है वहां तक, और यहां थंब से लेकर लास्ट फिंगर तक, राइट। इस तरह से आपको वहां पर पेस्ट करने हैं ये। और ये पेस्ट करने के साथ साथ आपको यहां याद क्या रखना है, यहां पर जो बच्चे आपकी जो फिंगरप्रिंट्स आएंगे, राइट, इनकी आपको याद रखनी है कि कितनी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहां याद रखना कि जो लेफ्ट एंड राइट थंबप्रिंट है इसकी स्पेसिफिकेशन भी 10 KB टू 200 KB के अंडर होनी चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, डिसेबिलिटी, राइट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एड्रेस प्रूफ का सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ का सर्टिफिकेट, ये सब आपको अप्लाई करने हैं। और इसमें याद रखिएगा जो क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट होगा वो आप 50 टू 300 KB की पीडीएफ्स अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स के लिए आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, 50 KB टू 300 KB, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बच्चे बात करें तो अगर आपकी मान लो फोटो जो है, या अगर आप स्क्राइब यूज कर रहे हो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी के अंदर अगर आप स्क्राइब यूज कर रहे हो डिसेबिलिटी के कारण, तो स्क्राइब का भी आधार कार्ड चाहिए होगा, उसकी फोटो जो है वो भी आपको 10 KB टू 200 KB। उसके अलावा उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको, अंडरटेकिंग वगैरह वो सभी भी 50 टू 300 KB के पीडीएफ डॉक्यूमेंट फॉर्म में चाहिए होगा। तो याद रखो डॉक्यूमेंट्स 50 टू 300 KB फॉर्मेट में, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन फोटोग्राफ 10 KB टू 200 KB फॉर्मेट में, जेपीजी जेपीईजी फोटोग्राफ इसी फॉर्मेट में, और सिग्नेचर भी इस फॉर्मेट में। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। इसी के साथ साथ याद रखना कि यहाँ फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट आपका कोई भी गलत नहीं पाया जाना चाहिए, राइट। आगे बच्चे अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए, आधार वेरिफिकेशन, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है। तो यहां याद रखना आधार जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेफर किया जा रहा है फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आधार की डिटेल्स करेक्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। लाइव फोटोग्राफ मैचिंग हो रही है आधार के साथ, यानी आधार के अंदर जो आपकी फोटोग्राफ है वो लाइव फोटो के साथ मैच की जाएगी। अब ऐसा नहीं बोलना कि सर आधार की तो फोटो ही बहुत गंदी थी। जो लाइव फोटो होती है ना वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं आ रही होती, जो कैमरे होते हैं वो इतनी ही क्वालिटी के होते हैं, राइट। वेब कैम से तब आधार बना था और वेब कैम से आप फोटो लाइव मैच करोगे तो लगभग सेम होता है। पर उसमें याद रखने वाली जो जरूरी बात है वो ये है कि आपका आधार अपडेटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द जाकर उसको अपडेट करवा लें, ठीक है, आधार की वेबसाइट से, अपने आसपास के किसी भी सेवा केंद्र या कहीं से भी। तो उस अपडेशन से होगा क्या कि आपकी फोटोग्राफ मैच करनी आसान होगी। अगर मैच हो गई तो बहुत आसान है, पर अगर मैच ना हो रही हो उस केस के अंदर एक अटेस्टेड सर्टिफिकेट जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी फॉर दी वेरिफिकेशन, राइट। आधार डाटा एक्यूरेसी होनी चाहिए। आधार के अंदर जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एड्रेस है, फोटोग्राफ है, बायोमेट्रिक डिटेल है, वो सारी मैच करनी चाहिए जो आप डिटेल्स भर रहे हो। तो एड्रेस जब भरोगे तो आधार के अंदर जो एड्रेस है वही एड्रेस आप भरें और वहीं पर आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रिसीव आप कर सके, ये आपके लिए जरूरी है। फोन नंबर जो है आपका वो आधार से जो लिंक होगा उसी को आप फिल करें, ठीक है। ऐसा क्यों है बच्चे, अगर आधार से वो फोन नंबर लिंक नहीं होगा तो यहां पर ओटीपी वेरिफिकेशन 2 बार होती है। एक बारी तो जब आपने फॉर्म भरा फर्स्ट स्टेप में, दूसरी बारी होगी जब आधार को आप वेरीफाई कर रहे होगे उस स्टेप पे। तो वहां ओटीपी जो आपका है वो तभी मैच करेगा अगर आपका फोन नंबर आधार से लिंक है। कई बच्चों का क्या होता है, आधार बहुत छोटी उम्र में बना होता है तब फोन नंबर लिंक नहीं थे। अगर आपका ऐसा कोई भी केस है तो आप फोन नंबर को जरूर लिंक करवा लें अपने आधार कार्ड से, वरना ये वाली प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा
दिक्कत हो जाएगी। तो आपके आधार को अपडेट करना आपके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस समय, कि आप उसको जरूर करवा लें जल्द से जल्द, जैसे भी पॉसिबल हो। ये बात क्लियर है। नाउ व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो ध्यान से देखना, आपके लिए यूडीआईडी जो है वो मैंडेटरी है। व्हाट इज यूडीआईडी? तो यूडीआईडी बच्चे बेसिकली है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं भी है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल अथॉरिटी से, ये आपके लिए जरूरी है। स्क्राइब डिटेल्स जो है वो आपको देनी पड़ेंगी, आधार डिटेल देनी पड़ेगी स्क्राइब की, राइट। इसके साथ साथ अगर हम बच्चे बात करें, एक प्रॉपर स्कैन अंडरटेकिंग भी, जो भी हमने बात की थी ना डॉक्यूमेंट में 50 to 300 के भी, वो आपको लगाना पड़ेगा। परमानेंट यूडीआईडी फॉर काउंसलिंग, अगर परमानेंट यूडीआईडी बनवानी पड़ेगी, अभी तो चाहे आपके पास नहीं है पर आपको वो बनवानी पड़ेगी अप टू डेट करवाकर, जिसको आप यूज आगे कर सकें, ठीक है। देन कंफर्मेशन पेज जो है जनरेट होगा, जिसके अंदर जो सोल प्रूफ ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिशन है फर्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप 1 जब आप करेंगे तो ये होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म फिल हो गया, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। डिडक्शन इज नॉट इक्वल टू सबमिशन। मान लो कि आपकी एग्जामिनेशन की जो फीस है वो डिडक्ट होगी, राइट, पर वो अभी सबमिट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबमिट हो जाएगी, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो हेल्पलाइन के ऊपर या ईमेल करके वो सबमिट करवाकर उसका सक्सेसफुल मार्क लें, राइट। तो ये आपको याद रखना है। ओटीपी जो जनरेट होंगे उनकी वैलिडिटी 10 मिनट्स तक ही है, तो आप मोबाइल को अपने पास रखें जिसका आपका आधार लिंक था, जिससे आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं। ईमेल आईडी अपने पास रखें, ऐसा ना हो कि बाद में कॉल कर रहे हो कैफे के ऊपर खड़े हो कि हाँ जी मम्मा ईमेल आईडी पे ओटीपी आया है, ओटीपी गलत भरी जा रहे हैं। ऐसी सब हरकतें को अवॉइड करें। फॉर्म अगर खुद भर सकते हैं तो भरो, पर अगर खुद नहीं भर पा रहे हैं तो किसी कैफे पे जाकर जो भैया हैं फॉर्म भरने वाले उनकी हेल्प लो, पर जो गाइडलाइंस आपको बताई हैं इन सभी को फॉलो करवाते चलो, और ऐसा हो आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। डुप्लीकेट पेमेंट, मान लो आपने पेमेंट की, पेमेंट जो है आपकी फेल हो गई, पेमेंट पैसे कट भी गए, है ना, पैसे चले भी गए, आपने इतनी देर में दूसरी पेमेंट कर दी थी, तो अगर ऐसा कोई केस है तो पेमेंट रिफंड आ जाएगी, पर ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बाद, जब नीट का रिजल्ट आएगा उसकी डिक्लेरेशन के बाद जो है रिफंड आएगी। ये बात क्लियर है। इंपॉर्टेंट, इनकम्प्लीट सबमिशन जो है वो हमारे जो है फी पेमेंट अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तब भी उसको हम कंप्लीट नहीं मानेंगे। ये बात क्लियर है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको ये कंफर्म करना है कि आपकी नीट यूजी के साथ एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं, तो उसके लिए आपको बेसिकली जो नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसको देखना है। बेसिक बात है कि 10th पास की हो, है ना, 12th के अंदर आप अपीयरिंग हो या 12th पास हो, 12th फेल नहीं चलेगा, राइट। ये बेसिक चीजें हैं। जेंडर सिलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जेंडर आपका आधार कार्ड पे उसी को मैच करते हुए आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी अगर आपने सिलेक्ट की है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना, और ये सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें, ठीक है। ये बात क्लियर है। पीडब्ल्यूडी का अगर आपका फॉर्म है तो उसको फिल करें, उसके साथ यूडीआईडी लगाएं, यूडीआईडी नहीं है तो उसका अगर बात करें डिक्लेरेशन लगाएं, या डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी वो अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करें उसको बहुत ध्यान से अपलोड करें, करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ऐसा ना हो 10th के अंदर जो सर्टिफिकेट सबमिट करना था वहां पर आपने आधार कार्ड कर दिया और आधार कार्ड वाले में 10th का, तो ये भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर ये मिसमैच हुआ तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। जो चीज मांगी गई है जिस फॉर्म के अंदर वही आपको वहां पे फिल करनी है। ये बात क्लियर है। कंफर्मेशन पेज जब प्रिंट हो जाएगा उसकी एक प्रिंट करके कॉपी अपने पास रख लें कि आपने पेमेंट की थी, वो सक्सेसफुल भी हुई थी और फॉर्म आपका भरा भी गया था। ये फ्यूचर रेफरेंस के आपके अंदर काम आता है। कोई भी करेक्शन जो है बच्चे, क्या चीजें करेक्ट नहीं की जा सकती करेक्शन विंडो में, फोटोग्राफ सिग्नेचर करेक्ट नहीं किए जा सकते, ये आपको याद रखना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। फॉल्स डॉक्यूमेंट अगर आपने लगा दिए तो अनफेयर मींस इसको मानते हुए आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन रिजेक्शन, एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट अ क्लियर एंड वैलिड फोटोग्राफ जो है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला कि 10 to 50 जो आपकी क्राइटेरिया दी हो ना 10 to 100 के बी वाला, उसमें ऐसा ना हो कि बहुत अनक्लियर सी फोटो आपने लगा दी कि जी साइज रिड्यूस कर रहे थे, तो आप फोटो ही स्पेसिफिकेशन में बनवाएं जिसमें 10 to 100 के बी की फोटो बने पर उसकी क्लैरिटी अच्छी हो। और ये पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं होता कि 4 MB की फोटो ही अच्छी दिखती है, 100 KB की फोटो खराब हो जाएगी। आप उसकी क्लैरिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अगर आपको स्टूडियो में जाकर फोटो करवानी पड़ती है तो करवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जरूरी है हमारे फॉर्म के लिए। हमने पूरी जो साल मेहनत की है या 2 साल मेहनत की है वो हमारी एक फॉर्म के कारण खराब ना हो, ये आप इंश्योर करेंगे। फीस जो है बच्चे वो नॉन रिफंडेबल है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
बच्चे आपके पास सर्टिफिकेट है? अच्छा सर मेरे आधार कार्ड पे मेरा कास्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आपके पास वो पड़ा है तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए, उसके बेसिस पे आपको कास्ट मिलेगा। आधार कार्ड के ऊपर कास्ट मेंशन होना जरूरी नहीं होता, आधार कार्ड के ऊपर आपका नेम वगैरह ये डिटेल होती है, कास्ट की कोई डिटेल नहीं होती, राइट। तो अगर आपके पास कास्ट वाला है तो आप उसको भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ये आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका है, राइट। इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम समझो नीट की, याद रखो, पता ही आपको, +4 करेक्ट आंसर के लिए, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर, और अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 मार्क्स। यार क्लियर है, राइट। देन अगर हम बच्चे बात करें फाइनल रिमाइंडर जो आपको बेस्ट विशेस के साथ साथ आती है कि स्टे इन्फॉर्म्ड, जो भी आपके अपडेट्स आ रहे हैं वो एनटीए की वेबसाइट पे आएंगे, तो आपको वो फॉलो करने जरूरी है, वो आपके गलत ना हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन है वो आपकी पक्की होनी चाहिए, आप करके रखें उसको। अडेयर टू दी डेडलाइन, डेडलाइंस के साथ अडेयर करें, जो डेडलाइंस आपको दी गई लास्ट डे से पहले आपका फॉर्म फिल हो, एग्जाम डेट आप याद रखें, राइट। आपकी जो फी पेमेंट है वो 8 तारीख को 8 मार्च 11:50 से पहले हो जाए, ये सारी चीज़ों को आपको इंश्योर करना है। और पेपर जो है अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपने स्टडी और प्रैक्टिस एग्जाम के लिए की है उसको इफेक्टिवली आप वहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो तैयारी आपने सारी कर ली है, नीट की नोटिफिकेशन हमने पढ़ ली है, इसमें कोई डाउट्स हैं या जो कोड्स आ रहे हैं, कोड्स के रिलेटेड भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, एक शॉर्ट्स लेकर आएंगे जिसके थ्रू आपको जो कोड होते हैं, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 7, किसको क्या कोड भरना है वो सारे हम वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।